नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में। और मैं हूं आपके साथ ज्योति। 2024 का लोकसभा चुनाव अब करीब है। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। और बात करें अगर हरियाणा की, तो यहां कुल 10 लोकसभा सीटें हैं और 2019 में बीजेपी ने इतिहास रचते हुए सभी 10 सीटों को अपने कब्जे में किया था। अब इस बीच बीजेपी पूरे प्रदेश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा भी चला रही है, जिसका उद्देश्य है लोगों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना। और हरियाणा में भी विशेष तौर पर बीजेपी का फोकस दिख रहा है। और वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो कुछ समय पहले कांग्रेस ने भी हरियाणा में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया था, जिसके जरिए कांग्रेस ने जनसंपर्क साधने का पूरा प्रयास किया था, जिसके बाद से हरियाणा में कांग्रेस के लिए थोड़ी उम्मीद की किरण दिखी थी। लेकिन हाल ही में संसद के बाहर विपक्षी सांसदों द्वारा जिस तरीके से उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की गई, इसके बाद से जाट समाज नाराज दिख रहा है। कई जगहों पर विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन भी किया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इसका फायदा लेकर बीजेपी दोबारा सभी सीटों को कब्जा पाएगी, या फिर कांग्रेस को जाट समुदाय की नाराजगी झेलने के साथ साथ इसका खामियाजा लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों में भुगतना पड़ेगा। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। सबसे पहले रमन मलिक जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश रोड जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण कुटेल जी, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा है बीजेपी के प्रवक्ता रमन मलिक जी से। रमन मलिक जी, लोकसभा चुनाव नजदीक है, चाहे विधानसभा की अगर बात हम करें हरियाणा में तो वो भी नजदीक है। इस बार कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी जनता के बीच में रखने वाली है, ताकि जनता आप पर दोबारा भरोसा करे? चैनल पे मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं पहले कि बीजेपी अपने विकास की यात्रा जगह जगह लेके जा रही है, और वो विकास की यात्रा ही हमारा रिपोर्ट कार्ड है। और रिपोर्ट कार्ड के बेसिस पे अगली क्लास में जाने के लिए हम जरूर हमारे प्राध्यापक, इस प्रदेश की जनता से आशीर्वाद मांगे। लेकिन जिस प्रकार से आप संबोधन पहले कर रहे थे और बता रहे थे पूरा विषय, मेरे को ये लगता है कि उसमें एक कमी है, और वो कमी ये है कि आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का विषय राजनीतिक विषय नहीं है। वो विषय एक सामाजिक और एक सिद्धांतिक विषय है, क्योंकि उपराष्ट्रपति सारे देश के होते हैं, वो किसी एक समुदाय विशेष के या एक पार्टी के नहीं होते। लेकिन हाँ, इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि कुछ ठेकेदार आए थे। कोई अपने आप को किसी का वंशज बताता है, कोई किसी को अपने आप को बोलता है जी मेरे से बड़ा जाट नेता कोई नहीं। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो बोलते हैं जी हम जाटों की हम ही देखते हैं। एक भूतपूर्व संवैधानिक पद पे रहे व्यक्ति भी अपने आप को अपने से बड़ा किसी को नहीं समझते जाट नेता। वो तो जगह जगह पे ज्ञान बांटते फिरते हैं, लेता कोई नहीं है, वो अलग कहानी है। और फिर हरियाणा को बांटने की भी एक कवायद चलाई थी, वो यशपाल मलिक सा कोई आया था एक। तो इन सब लोगों ने जाट 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 करके खाट सर पे उठाई हुई थी। आज ये सारे के सारे गायब हैं। ये एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि मिमिक्री करना वो भी उस व्यक्ति की जो किसान कमेरे वर्ग से आता हो, क्योंकि वो संविधान की इतनी ऊंची प्रतिष्ठित पद पे पहुंच गया है। जो रूढ़िवादी सोच है, जो डिकोनियन सोच है, जो ऐसी सोच है जो ये कहती है कि एको अहम द्वितीय न कोई, जो रावण की सोच थी, उसी सोच से चलने वाले ये लोग, शाही खानदान के लोग, राजपूत खानदान के लोग, रजवाड़े जो अपने आप को समझते हैं, क्योंकि ये एक दल, एक परिवार, एक व्यक्ति की पार्टियां हैं। और इनको सिर्फ राजनीति का एक तरीका आता है कि ना कोई बात ना कुछ, सिर्फ जो वो कहें वही सही। और ऐसे लोगों को ये हजम नहीं होता। जैसे मोदी जी नहीं हजम हुए, वैसे ही
आज एक किसान को मेरे वर्ग का जाट समुदाय से आने वाला व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बन जाए, वो हजम नहीं हो रहा था। और मेरा सवाल एक आपके माध्यम से बड़ा सवाल ये भी है कि भाजपा को तो बोला जाता था कि आप जाट विरोधी हैं और आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। चलिए, आपने जो तमगा हमको देना था दे दिया, अब तो अपनी नीयत बताइए कि आप जाट के साथ हैं या विरोध में हैं। क्या आप उन लोगों को सही मानते हैं जो भारत के उपराष्ट्रपति को ऐसे मजाक उड़ाते हैं जैसे वो क्षीण, जैसे वो तुच्छ व्यक्ति हो? देखिए, आप पॉलिटिक्स करिए, पॉलिटिक्स ठीक है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर मोदी जी तक प्रधानमंत्री जो एक राजनीतिक व्यक्ति होता है, उसके ऊपर अनेकों टिप्पणियां होती हैं, पक्ष भी करता है, विपक्ष भी करता है, और वो आपस में नोकझोंक चलती रहती है। पंडित नेहरू ने भी हंस के झेला था, अटल जी ने भी हंस के झेला था, मोदी जी भी उसको हंस के झेलते हैं और सामने से जवाब जब देना होता है तो वो भी देते हैं। वो एक अलग विषय है। लेकिन ये विषय, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति हो, चीफ जस्टिस हो, ये एक संवैधानिक चीज है। उसकी क्या हमारे को इज्जत करनी? क्या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत की आर्मी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये कॉम्प्रोमाइजेबल पोस्ट है? ये एक बड़ा सवाल भारत के सामने। आपका सवाल रखूंगी, आपके पास वापस लौट के आऊंगी। सुरेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। आपसे सुरेश जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आप देखिए अलग अलग राज्यों में आपके विरुद्ध प्रदर्शन हो रहा है, विपक्ष के विरुद्ध, लेकिन ऐसे में लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, विधानसभा चुनाव भी नजदीक है हरियाणा के, कैसे आप जो जाट वोट बैंक है उसको साधेंगे? क्योंकि बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि आपने एक बड़े संवैधानिक पद का जिस तरीके से अपमान किया है, और साथ ही साथ आपने पूरे जाट समाज का भी अपमान किया है। ज्योति जी, बीजेपी पहले संवैधानिक पदों का दुरुपयोग अपनी राजनीति के लिए करती है। खोज का किया, लेकिन कभी किसी ने सोचा नहीं था कि संवैधानिक पदों को भी ये दुरुपयोग करेंगे, करने से बात नहीं आएंगे। ये कभी किसी ने नहीं सोचा। और मुझ जैसे तमाम हिंदुस्तान के लोग ये मजबूर थे सोचने पे कि मोदी जी ने जब उपराष्ट्रपति जी को एक मनोनीत किया तो समझ में नहीं आ रहा था। तो ये साफ अब समझ में आने लगा कि उन्होंने किस तरीके से ये एक सरकार की मंशा क्या थी इसके। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में आपको कहना चाहता हूँ, आपने एक बात बोली कि जगह जगह कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। जाट समुदाय माननीय उपराष्ट्रपति जी को उपराष्ट्रपति तो मानते हैं क्योंकि संवैधानिक पद है, इज्जत भी करता है, जाट समुदाय भी करता है, कांग्रेस पार्टी भी करती है, हर हिंदुस्तानी करता है इस पद की इज्जत। लेकिन ना तो उनको जाट मानते। हरियाणा के ये चैनल हरियाणा का, हरियाणा की राजनीति की चर्चा हो रही है। हरियाणा का जाट माननीय उपराष्ट्रपति जी को उपराष्ट्रपति मानता होगा, लेकिन जाट नहीं मानता। और दूसरी बात कान खोल के सुन लो ज्योति जी, आपकी जो भाषा थी कि जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, एक प्रदर्शन दिखा दो। दूसरी बात, उनको किसान भी कूच करने वाले हैं, दिल्ली कूच करने वाले हैं जंतर मंतर में। ना तो धनखड़ साहब जो है, धनखड़ साहब 12 जो वो दिल्ली कूच करने की बात कर रही है। चलो पहले मेरी बात सुनो जी। और ना ही उनको किसान को ही मानता। अगर वो जाट होते, जब जाटों की बेटियां अत्याचार से पीड़ित होकर दिल्ली में जब बैठी थी, गुहार लगा रही थी, तो इस संवैधानिक पद पे बैठे हुए इतने बड़े व्यक्ति को अगर ये जाट अपने आप को मानते हैं, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय उस दिन कहा गए थे जब हमारे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और तमाम प्रियंका गांधी जी तक वहां पर पहुंचे थे। किसानों की बेटियों के हक में एक शब्द नहीं बोला। बीजेपी के सांसद टेनी ने जब किसानों को ललकारा था घटना से पहले, कब ये उपराष्ट्रपति आऊंगी रमन जी आपके पास, आऊंगी रमन जी आपके पास। आप उपराष्ट्रपति जी का जो नाम है या उपराष्ट्रपति रमन जी आऊंगी आपके पास, जैसे ही सुरेश जी का जवाब खत्म होगा आऊंगी आपके पास। ठीक ठीक। किसान के जाट के नाम पर उनको आप अगर निर्धारित करते हो, चाहे चैनल कर रहा है, तो आपका कहना है सुरेश जी, ना तो वो किसान है ना तो वो जाट है, क्योंकि जनता उनको ना जाट मानती है ना किसान मानती है। आपने कहा कि उनके पक्ष में खड़े नहीं होते। ठीक है, आऊंगी पास आपके पास लौट के। कृष्ण कुटेल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। जिस तरीके से इनेलो का धीरे धीरे जो अस्तित्व है वो राज्य में खत्म होता दिख रहा है, तो इस बार क्या आप ऐसा करने वाले हैं कि अपने अस्तित्व को बचा सके?
फिर रमन जी आपके पास आऊंगी। ज्योति जी देखिए, यहाँ पर जो आज भारतीय जनता पार्टी जो है कि जातिगत मामलों को उठा करके जो है कि वो जनता की भावना को जो है कि बटोरना चाहती है और अपने जो है कि प्रदेश के अंदर जो है कि वो सरकार को बनाना चाहती है। और बड़ा पैमाने पे जो है कि जनता के अंदर जो है कि एक आम चर्चा है कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो जनसंवाद कार्यक्रम जो है कि जो प्रत्येक विधानसभा के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर जो चले हुए हैं और उनके सरकारी मशीनरी का जो है कि वो दुरुपयोग किया जा रहा है। तो लेकिन विपक्ष जो है कि उसका कोई भी किसी प्रकार का जो है कि वो प्रश्न पूछने वाला नहीं है। और मुख्य रूप से जो है कि कांग्रेस जो है कि वो विपक्ष की जो है कि भूमिका को निभा रही है। और जो है कि कांग्रेस ने आज तक इसके ऊपर कोई किसी प्रकार का जो है कि वो सवाल जो है कि उठाने का काम जो है कि वो नहीं किया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जो है कि पूरा प्रदेश और देश के अंदर जो है वो जातिवाद फैला करके जो है वो अपनी सत्ता को दोबारा फिर जो है कि वो कायम करना चाहती है। और ये चेहरा जो है कि भारतीय जनता पार्टी का जो है कि लोगों के सामने और जनता के सामने जो है कि वो आ चुका है। और आज बड़ा पैमाने पे जो है कि हरियाणा प्रदेश जो है कि वो भ्रष्टाचार के मामले के अंदर जो है कि अव्वल दर्जे को जो है कि वो छू रहा है। क्योंकि आज जो सीआरपीआई की रिपोर्ट जो है और उसके अंदर जो है कि हम देखते हैं कि 2021 और 22 के जो मामले हैं उसके अंदर जो है कि भ्रष्टाचार के मामले जो है कि वो घटे नहीं है लेकिन वो बढ़े हैं। आज इनका प्रत्येक अधिकारी जो है वो भ्रष्टाचार मामले के अंदर जो है कि वो लिप्त है। और जो है कि उसके अंदर जो है कि बड़े पैमाने के ऊपर जो है कि ऐठने का काम जो है कि वो कर रहे हैं। और जो आपने देखा हो कि रजिस्ट्री घोटाला हुआ और जो ठीक है कृष्ण कुटेल जी, आऊंगी आपके पास, लेकिन रमन जी से एक बार मैं जवाब ले लूं। ठीक है कृष्ण कुटेल जी आपके पास आऊंगी, उससे पहले रमन जी से जवाब ले लूं। रमन जी, जिस तरीके एक तो आप कृष्ण कुटेल जी की बातों का जवाब भी दीजिए, सुरेश जी की बातों का जवाब भी दीजिए, क्योंकि ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि ना तो जो उपराष्ट्रपति जी है, उपराष्ट्रपति तो मानते हैं लोग उनको, लेकिन ना ही उनको किसान मानते हैं, ना ही उनको जाट मानते हैं। भाई देखिए, ये एंटोनियो माइनो के परिवार को राजा मानते, क्या भारत राजा मानता है? उनको नहीं मानता ना। लेकिन जो इन्होंने रोड साहब ने अभी बात करी, बड़ी ही एक छोटी बात कर गए कि ये जो पहलवान बैठे थे ये एक जाति के थे। क्या इनको मेडल इनकी जाति की वजह से मिला था? क्या इनको मेडल या इनकी जो सीट थी उस जगह खेलने की, ये इनको इसलिए मिली थी क्योंकि वो जाट है? सुरेश जी आऊंगी आपके पास, एक बार रमन जी का जवाब पूरा होने दीजिए। आऊंगी सुरेश जी आपके पास। जी रमन जी कहिए। रोड साहब को मैं माफी मांगूंगा अगर रोड साहब अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, तो मैं आपसे माफी मांगूंगा। आऊंगी आपके पास, क्योंकि अगर आप इस तरीके से बोलते रहेंगे ना रमन जी का जवाब मुझ तक पहुंच पाएगा, ना आपकी आवाज रोड साहब अगर मैंने गलत बोला हो तो मैं माफी मांग लूंगा, आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा। तो बात तो ये बहुत क्लियर है कि इन्होंने अभी ये बोला कि वो जाटों का एक आंदोलन था, वो सारी बेटियों का। क्या ये मतलब ये कोई तरीका है? ये तो बहुत ऊंची बात हो गई रोड साहब, बहुत ऊंची बात हो गई। आप फंस गए अपने वक्तव्य में। दूसरी चीज मैं बड़ा स्पष्ट बोलूं, ये जाट नॉन जाट की राजनीति खेल के और हुड्डा साहब के चरण कमल के अंतर्गत काम करने वाले, और दीपेंद्र ने जिस तरह से बोला था ये पंजाबी जो आए हुए हैं इनको खट्टर फट्टर को वहीं बाढ़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हमेशा से बंटवारे और गंदी ओछी राजनीति करने में माहिर लोग हैं। तीसरी चीज मैं ये आज ही पूछना चाहता हूं, आप कौन से अधिकार से ये बताते हैं कि धनखड़ साहब जाट हैं या नहीं है, या उनको समाज मानता है? बिल्कुल मानता है, क्यों नहीं मानता। राजस्थान में आपने देखा होगा कि जब वो गए थे तो आपके अशोक गहलोत जी जो आपसे बहुत बड़े नेता हैं, वो किस तरीके से तिलमिलाए थे। तो ये जो आप फर्जियां छोड़ते हैं ना, ये मत छोड़ा करिए। नहीं गए, लेकिन जो उनको डर था, क्योंकि आप देखो सावन के अंधे को हरा ही दिखता है रोड साहब, सावन के अंधे को हरा दिखता है सिर्फ। आऊंगी रमन जी आपके पास, ठीक है आऊंगी रमन जी आपके पास।
सुरेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुरेश जी जल्दी से जवाब दीजिए। जी, मैं रमन जी को पहले तो ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने पहलवानों पे बात कही है कि क्या वो सिर्फ पहलवान जाट समुदाय की ही। रमन जी आऊंगी आपके पास, एक बार सुरेश जी का जवाब ले लो फिर आऊंगी। समुदाय की बेटियां पहलवान का मेडल नहीं ले सकती? मैं इनको पूछता हूँ। और मैं सिर्फ इतना सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब 4 ब्रदर जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के 4 ब्रदर जजेस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तब तो वो हीरो बन गए, लेकिन जब उन्होंने राम मंदिर का फैसला दिया उस टाइम आप उनकी इम्पीचमेंट के पीछे पड़ गए। ये आपका कैरेक्टर दिखाता है कि आप लोगों को किस तरीके से ट्रीट करते हैं। रंजन गोगोई जी के पीछे आप पड़े, उनको आप इम्पीच करना चाहते थे। क्यों? जन्म जाट परिवार में हुआ है तो आप आपने खुद ये बोला है, आपने बोला है ये, आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपने बोला है ये। मैं सबू कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ आप जाट पहलवान बेटी को पहलवान नहीं मानते। अरे आपकी मानसिकता के ऊपर शर्म आती है। आपने बोला अभी, मैं तो सारे पहलवानों को, सारे खिलाड़ियों को खिलाड़ी मानता हूँ। मेरे लिए वो भारत के खिलाड़ी है, मेरे लिए वो जाट या नॉन जाट खिलाड़ी थोड़ी है। ये तो आपकी मानसिकता दर्शाता है, आपकी छोटी क्षीण मानसिकता यही है। हम द्वारा कहते हैं इस बात को, मैं दोबारा कहता हूँ। और जो दूसरे थे हरियाणा को बांटने आए थे यूपी से, वो कौन से मुंह में दही जमा के बैठे हैं, अब क्यों नहीं बोलते हैं? अब उनका स्वाभिमान कहाँ गया? मर गया स्वाभिमान। ठीक है रमन जी एक मिनट रमन जी आपके पास आऊंगी मैं। सुरेश जी को अपना जवाब खत्म करने दीजिए। इस तरीके से यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा। सुरेश जी अपना जवाब दीजिए। ज्योति जी, मेरे बीजेपी के प्रवक्ता साथी को जाट बेटी के पहलवान होने पर जाट समाज की कहने पर ऑब्जेक्शन है, लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति को जाट ये बार बार बोल रहे हैं कि जाट समुदाय नाराज हो गया, उनको इनको जाट कहने में या जाट स्वीकार करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। देखिए करनी और कथनी में कितना अंतर है। अरे पहलवान बेटी तो उपराष्ट्रपति जी के पद जाके कुछ भी नहीं है। आपको एक पहलवान मेडल लाने वाली बेटी के जाट होने में इतना डर है, लेकिन आप छोटी सोच आपकी है। आपने उपराष्ट्रपति के पद के महामहिम को आपने जाट में तब्दील करके रख दिया। आपने पहले किया, हमने बाद में बोला है। हमारे लिए सारी पहलवान सम्मानीय है, हर बरादरी की, हर समाज की बेटी सम्मानीय है, लेकिन आपने उनको जात पात में बांट के रख दिया। और 2016 में आपकी सरकार का नंगानाथ जब हरियाणा जला सबने देखा है। आपका डीजीपी 16 दिन की छुट्टी लेके चला गया था अस्पताल। क्या बात कर रहे हो आप? आपने हरियाणा को बुलाया है 2 बार, ये हरियाणा मनोहरलाल खट्टर के राज में चला है पूरी तरह से। ठीक है सुरेश जी, रमन जी आपकी बातों का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले कृष्ण कुटेल जी हमारे साथ बने हुए हैं। रमन जी और सुरेश जी आऊंगे आप दोनों के पास, लेकिन उससे पहले कृष्ण कुटेल जी हमारे साथ बने हुए। कृष्ण कुटेल जी, जिस तरीके से संसद कांड के बाद से आप देख रहे हैं कि एक तरीके से जाट समुदाय थोड़ा बहुत नाराज दिख रहा है, कुछ प्रदर्शन जो हो रहे हैं अलग अलग जगहों पर, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि अगर मान लो कांग्रेस से वो समुदाय नाराज होता है तो आप इसका किस तरीके से फायदा ले सकते हैं? देखिए ज्योति जी, भारतीय जनता पार्टी का जो करैक्टर है वो करैक्टर जो है कि वो झगड़ा कराड़ा होता है। आपने पहले देखा होगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि वो आरक्षण को लेकर के जो है कि बैकवर्ड और जाट कम्युनिटी के अंदर जो है कि बड़ा पैमाने पे जो है कि वो जो है कि ध्वस्त कराने का जो है कि वो काम कराया है। आप राजस्थान के अंदर जाइए, राजस्थान के अंदर मीणा और जो है कि गुजरों के अंदर जो है कि लड़ाई कराने का काम जो है कि वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप गुजरात के अंदर जाइए तो गुजरात के अंदर जो है कि इन्होंने पटेलों और जो कि पाटीदारों के अंदर जो है कि वो झगड़ा कराने का काम किया है। आप महाराष्ट्र के अंदर जाइए तो वहां पर जो है कि मराठों और अन्यों के अंदर जो है कि आरक्षण को लेकर के जो है इन्होंने झगड़ा कराने का काम किया। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है कि इन्होंने मुस्लिम प्रति जो है कि अन्य के लोगों के बीच के अंदर जो है कि झगड़ा कराने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर जो है वो डिवाइड एंड रूल का है। जो अंग्रेजों की जो नीति थी कि जो फूट डालो राज करो, तो वही आज भारतीय जनता पार्टी जो है कि उस नीति के ऊपर जो है कि वो चल करके जो है कि दोबारा फिर सत्ता के अंदर जो है कि वो काबिज होना चाहती है। और
लेकिन कृष्ण कुटेल जी, मैं आपके मुद्दे जानना चाह रही थी। आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। फिलहाल मैं रमन जी आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस का कहना है कि आप बेटियों को जाट नहीं मानते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के मामले में आप सीधे जाट समुदाय की बात करते हैं। ज्योति जी, आपका सवाल क्या था? मेरा सवाल ये था, देखिए मेरा सवाल ये था कि एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि आप उपराष्ट्रपति को तो जाट मान करके उस पर सहानुभूति ले रहे हैं, लेकिन आप बेटियों को जाट नहीं मानते हैं जो मेडल लेके आ रही है। और साथ ही जो इनेलो के प्रवक्ता हमारे हैं, उनका ये कहना है कि आप जो है जातिवाद फैला रहे हैं, एक तरीके से विभाजन करने का काम कर रहे हैं। इनके सवालों का जवाब। पहली बात कि जो बेटियां ओलंपिक में भारत को रिप्रेजेंट करने गई थी, वो भारत के लिए रिप्रेजेंटेशन थी, उस किसी समुदाय की नहीं थी। बेटियां किसी भी पद से बेटियों की इज्जत ऊपर है, लेकिन जिस प्रकार से आज बहुत सारी चीजें सामने हुई हैं, यथार्थ हुई हैं, वो भी हमारे सामने है, लेकिन फिर भी हम बेटियों को ही ढकते हैं। ये हमारी पद्धति है, हमारे शिष्टाचार की, हमारी सभ्यता की पहचान है। जहां तक विभाजन की बात है, जितना भी आप देखेंगे, चाहे वो प्रोफेसर वीरेंद्र थे, दीपेंद्र हुड्डा थे, या आजकल भूपेंद्र हुड्डा जी के भी बोल बिगड़े हुए रहते हैं, जो बार बार अपने आप को एक रेस में मनवाने के लिए अपना दावा ठोकते रहते हैं। चाहे अभय चौटाला हो, जो एक बड़ा नेता बनने के लिए पानी लाने भगीरथ बनने गए थे और पीडब्ल्यूडी के कारिंदे बन के आ गए। तो इन सब ने अपना अपना इस आरक्षण के समय, इस द्वेष के समय, जब 2016 में कृत्य हुए हैं और बाहर के लोग आए हैं, तो इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कोर कसर नहीं थी कि जिससे ये प्रदेश के अंदर आग लगाए बिना रह जाते। तो इन्होंने सारी कोशिशें करी हैं, वो सारा सबने देखा है। उसी का परिणाम है कि इनको 2019 में शिकस्त मिली। अब प्रदेश की जनता 2024 में भी, लोकसभा में भी और विधानसभा में, दोनों जगह इन दोनों पार्टीज को इनकी जगह दिखाएगी। जनता को ये चीज पता है कि ठीक है, समय मेरे पास बहुत कम है। रमन जी, फाइनल कमेंट सुरेश जी आपसे लेना चाहूंगी, 15 सेकंड मात्र मेरे पास समय, फाइनल कमेंट जल्दी दीजिए उनकी बातों का जवाब। ज्योति जी, मैं तो दोबारा से वही बात करूंगा कि 1000 के लगभग किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर पर बैठकर जब अपनी एमएसपी की मांग के लिए दम तोड़ दिया 3 काले कृषि कानूनों के विरोध में, तो उस समय अगर महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय ने उनकी सूद नहीं ली या सरकार को आदेश नहीं किया या सरकार को सलाह नहीं दी उनसे बातचीत करने की, तो उनको ना तो किसान कह सकते। और जब किसान बेटी, जाटों की बेटी मेडल लेकर वहां धरने पर बैठी रही, उनकी सूद नहीं ली, ब्रिज बिजुल सांसद को नहीं ललकारा, तो समय क्योंकि मेरे पास बहुत कम है सुरेश जी, फिलहाल यहीं पे विराम देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, रमन मलिक जी आपका, सुरेश रोड जी आपका, कृष्ण कुटेल जी आपका, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विधानसभा चुनाव भी नजदीक है हरियाणा के, और लोकसभा चुनाव भी, ऐसे में तैयारियां भी हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो भी जारी है। फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।